हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पथ सफलता में। आज रीट की टेस्ट श्रृंखला में आज मैं टेस्ट नंबर 22 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो आज के टेस्ट का आगाज़ करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ है। विकल्प 1 में है अवलोकन व साक्षात्कार, 2 प्रश्नावली व चेकलिस्ट, 3 में अभिलेख व रेटिंग स्केल और 4 में उक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद में 5 सेकंड है आपके पास में, और उसके अलावा अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्न का उत्तर है वो देवे। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। उपरोक्त सभी है वो इसके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प 1 अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, प्रगति की जानकारी करना, उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान करना, सृजनशील बालकों के लिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद में विकल्प सोच करके जवाब दें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात ब इसका सही उत्तर होगा। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य प्रगति की जानकारी करना है। बच्चे की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न होने चाहिए। अर्थात मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न होने चाहिए। कोई पक्ष भाव से मूल्यांकन ग्रसित नहीं हो, इसलिए मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्नों का है वो हमें निर्माण करना चाहिए। तो विकल्प 1 है निबंधात्मक, विकल्प 2 वस्तुनिष्ठ, विकल्प 3 अर्थात 6 नंबर लघुत्तरात्मक, और विकल्प 4 द है वो अति लघुत्तरात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसमें किसी प्रकार की पक्ष भाव नहीं रहता है और ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें पूरी तरह से निष्पक्षता बनाई रहती है। अगला प्रश्न है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया है अगर वह उसकी पूर्ति करता है तो कौन सा परीक्षण कहलाएगा। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए जिस परीक्षण का निर्माण किया गया है अगर वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कौन सा परीक्षण कहलाएगा। तो इसके विकल्प आपके लिए हैं, विकल्प 1 वैध परीक्षण, विकल्प 2 विश्वसनीय परीक्षण, विकल्प नंबर 3 वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विकल्प 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही से जवाब दें। अगर समय आपके पास उचित नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देवें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 वैध परीक्षण है इसका सही उत्तर होगा। यानी जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया है अगर वह उसकी पूर्ति करता है तो वो वैध परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है। निदानात्मक परीक्षण उसके बाद में किसकी जरूरत पड़ती है। प्रश्न का सही से जवाब देवें। विकल्प 1 है स्वाध्याय की, विकल्प 2 उपचारात्मक शिक्षण की, विकल्प 3 कक्षा शिक्षण की और विकल्प 4 उपलब्धि परीक्षण की। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर होगा। निदानात्मक परीक्षण के बाद में उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक
पक्ष का मूल्यांकन होता है? क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। विकल्प है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, साक्षात द्वारा और मौखिक परीक्षा द्वारा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और अपने विकल्प का चयन करें। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। किसके द्वारा? प्रायोगिक परीक्षा द्वारा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। विकल्प है वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से, वर्ष में 3 बार जो 2 आंतरिक जांचों एवं अंतिम परीक्षा के माध्यम से। अगला विकल्प है वर्ष में कभी भी शिक्षक की इच्छा अनुसार। अगला विकल्प है अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। विकल्प द है वो इसका सही उत्तर होगा, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से। अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? विकल्प 1 है 2, विकल्प 2, 3, 4 और 5। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और अपने विकल्प अपने उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात 4 है वो फॉर्मेटिव जांच के प्रावधान किए गए हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? तो वो है 4। अगला प्रश्न है सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? यानी सीसीई प्रणाली में A1 जो ग्रेड है वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? तो इसमें विकल्प है वो ध्यान से पढ़ें। पहला विकल्प है 91 से 100, दूसरा है 81 से 91, तीसरा 90 से 100 और चौथा है 71 से 80। सही उत्तर होगा 91 से 100। 91 से 100 है वो A1 ग्रेड में गिने जाएंगे। अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली सीसीई सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली सीसीई में द्वितीय सेमेटिक जांच कब की जाएगी? द्वितीय सेमेटिक जांच कब की जाएगी? विकल्प है जनवरी, मार्च, दिसंबर और नवंबर। प्रश्न को पढ़ें और अपने विकल्प अपने उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मार्च है वो इसका सही उत्तर होगा। मार्च में द्वितीय सेमेटिक जांच की जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, नहीं का हमें चयन करना है। विकल्प है शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और विकल्प 4 है समंकन योजना तैयार करना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब अर्थात इसका ब है वो सही उत्तर होगा। छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना ये इसका चरण नहीं है। बाकी शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना चरण है, प्रश्न निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण माना जाता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने व्यक्त किया? त्रिकोणात्मक रूप में
किसने व्यक्त किया? विकल्प है ब्लूम, मन, डीवी और प्लेटो। सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा बी एस ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप से अपना वक्तव्य है, अपना मत है वो उन्होंने दिया है। ब्लूम है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है। यानी बार बार अगर हम किसी परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं और वो परिणाम वही दे रहा है, सेम ही दे रहा है, तो ऐसे परीक्षण को क्या कहेंगे, वह परीक्षण क्या कहलाता है? विकल्प है वैध, विकल्प 2 विश्वसनीय, विकल्प 3 व्यापक और विकल्प 4 वस्तुनिष्ठ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 विश्वसनीय परीक्षण है वो कहलाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। विकल्प है रटाई से मुक्त, विकल्प 2 पाठ्यक्रम व्याप्ति, विकल्प 3 निष्पक्ष मूल्यांकन और विकल्प 4 विद्यार्थियों का हित। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और पढ़ करके सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 निष्पक्ष मूल्यांकन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, वही प्रश्न उत्तम होते हैं जो हो। कौन से प्रश्न है वो उत्तम होते हैं? बड़े हो, जो कठिन हो, जो तर्कयुक्त हो, या ये सभी प्रकार के प्रश्न है वो उत्तम होते हैं। कौन से प्रश्न उत्तम होते हैं? प्रश्नों की क्वालिटी कौन सी अच्छी होती है? इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। तर्कयुक्त प्रश्न जो होते हैं वो उत्तम श्रेणी के प्रश्न माने जाते हैं। तो आज का टेस्ट आपके समाप्त होता है। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? अपनी अमूल्य उचित राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें और इस टेस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।